एक बार गिलहरी पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी कौवा वहां पे उड़ता हुआ आता है और गिलहरी के पास आकर के उदास मुंह से बैठ जाता है। गिलहरी कौवे को देखकर कहती है, क्या हुआ कौवे, तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। ऐसी कौन सी बात है, रोज तो तुम बहुत चहकते रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हारे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। इस पर कौवा कहता है कि क्या बताऊं, आज ऐसी चीज़ देखकर आया हूं कि कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, मन बहुत उदास है। गिलहरी कहती है, ऐसा क्या तुमने देख लिया। तब कौवा कहता है, यहाँ पास के ही गांव में एक जुम्मन चाचा रहते हैं। मैं रोज उनके छत पे जाकर के बैठता हूँ। उनके घर में बहुत खुशहाली है। जुम्मन चाचा, उनकी बीवी और उनके 4-5 लड़के हैं। वो सभी बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। परिवार में उनके बहुत खुशहाली है। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज जब मैं उनकी छत के ऊपर बैठा जा कर के, तो उनके घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मैं उनके आंगन की मुड्ढे पर जा कर के देखने लगा। तो वहाँ पर देखा उनके लड़के आपस में लड़ रहे हैं और बंटवारे की बात कर रहे हैं। वो सब एक साथ रहना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि हमें अलग रहना है। जुम्मन चाचा बेचारे एक किनारे बैठे रो रहे थे। मुझे ये सब देख करके बहुत खराब लगा। जब तक उन लड़कों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन एकाएक शादी हो जाने के बाद उन लोग के दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, अब वो बंटवारे की बात कर रहे हैं। मुझे ये देख करके बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। गिलहरी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। तब गिलहरी कहती है कि कौवे, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगी। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं तुम मेरी कहानी को पूरा मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता। तब कौवा कहता है, ठीक है, तुम कहानी कहो, मैं पूरी कहानी सुनूंगा। तब गिलहरी कहती है, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी बेटी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन एक किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वहीं उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। फसल काटने के लिए तैयार थी और पके धान की बालियां खेतों में लहर रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो। मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों पर जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। किसान के सबसे छोटे बेटे का नाम राजू था। राजू आगे कहता है कि मुझे खलियान में काम करना बहुत अच्छा लगता है। राजू अपने पिता की तरह खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी कि राजू को करने पड़ते थे। किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था किशन। सबसे बड़ा वाला रवि ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा जो कि किशन था, वो बड़ा व्यापारी था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ जाता है और फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना करना। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर में एकता भंग हो जाती है वो घर पूरी तरह से बिखर जाता है। किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे।
क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वो घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। किसान की पत्नी की बात को सुनकर के तीनों बेटे कहने लगते हैं, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हैं और पिताजी की जैसी इच्छा थी हम उस इच्छा का पालन करेंगे और हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ये सुनकर के माँ को बहुत खुशी हुई। किसान का सबसे बड़ा बेटा रवि ज्योतिष में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उससे कई मामलों में राय लेने के लिए आते थे। तो रवि का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। दूसरे नंबर का बेटा किशन बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो किसान का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम राजू था, वो बड़ी मशक्कत करता था, बड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कि दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के दो बड़े बेटे जो कि ठीक ठाक कमाई करते थे, वो अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम से जीवन जीने लगते हैं। किसान के जो दो बड़े बेटे की बहुएं होती हैं वो आराम से जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा था राजू, उसकी पत्नी घर पर ही काम करती रहती। उसे ना तो घूमने के लिए मिलता और ना ही उसके शौक पूरे होते। जब वो अपने जेठ और जेठानी को देखती तो उसका हृदय दुखी होता कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़े जेठ जेठानी हैं वो आराम से जी रहे हैं। किसान का सबसे छोटा बेटा जो कि राजू था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जब शाम को राजू घर वापस आया तो वो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हम लोगों के लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना नया घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वो चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उसके पास चलें। अपनी पत्नी की बात को सुनकर के किसान का छोटा बेटा कहने लगा कि देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। तब उसकी पत्नी तमतमा कर कहने लगती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा ही नहीं है। वही पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगी कि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात को सुन करके फिर राजू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, ना जाना है तो ना जाओ। किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देखकर पहले से ही चिढ़ी हुई थी। वो कहती है कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वो दोनों बिताते हैं। और फिर ऐसा सोच करके वो रामू से कहने लगी, क्या हमने घर के सभी काम करने का ठेका ले रखा है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई और भाभियां मौज का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक का जीवन जिए और शान का जीवन जिए? जब उनको अपना ही करना था तो हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो दोनों बाहर रह कर के मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है? इसके बाद पत्नी की बातें सुन करके राजू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी कि अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके, और अगर हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने फिरने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बातों को सुन करके राजू कहने लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वो दोनों इतने ठाठ से और आराम से जी रहे हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वो शामिल नहीं रहेगा। वही अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब लोग मिलजुल कर एक हो करके रहो। वहीं सबसे छोटा बेटा कहने लगा कि माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए।
वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। अपनी माँ की बात सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। तो अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों के साथ और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई घर वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम सब भी भूखे होगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहां जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वो तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब हमें यहाँ से घर तक जाने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी पैसा चाहिए होगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम लोग खाना खा पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा कर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो कुछ भी कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा जब कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे कुछ लोग। तो राजू ने पूछा कि आप लोग उदास क्यों बैठे हुए हैं और क्या बात कर रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वहीं रास्ते में खड़े कुछ लोग कह रहे थे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी का जमाव बना रहता है और हम इसमें कुछ उगा भी नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। वहीं उन लोगों की बात को सुन करके किसान का जो सबसे छोटा बेटा राजू था वो कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो क्या आप मुझे इनाम देंगे। वो लोग कहने लगे कि अगर तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 200 मुद्राएं भेंट करेंगे। राजू तो इस काम में बहुत निपुण किसान था और फिर वो लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो और उसे गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से राजू की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें। तो राजू कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। वहीं जब गांव वालों ने राजू के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में भी बीज अंकुरित हो गए। गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद किया और 200 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर के राजू जो था अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का जो दूसरे नंबर का बेटा किशन था वो भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुखी लग रहा था। किशन ने पूछा कि आपको किस बात की चिंता है, आप क्यों उदास हैं, क्या मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकता हूँ। तो वो राहगीर ने कहा कि हम 4 भाई हैं, मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। एक दिन वो बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आ गई थी। मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगा करके पट्टी बांध दी। उस बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। जैसे ही बिल्ली वहां पे सो गई, वहीं चूल्हे से एक चिंगारी निकल करके उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मल दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वो टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला पंचायत के पास पहुंचा तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी थी वो टांग मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही देना होगा। पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, इसलिए बड़ी चिंता में बैठा हूं।
उस व्यक्ति की बात को सुनकर किसान के दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम किशन था, वो कहने लगा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूं तो तुम क्या मुझे दोगे कुछ? तब राहगीर कहने लगा, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। शर्त मंजूर हो जाने के बाद में किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। किसान के बेटे की बात को सुनकर के वो राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा किशन कहने लगा कि ये सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और ये भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वो टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी थी। और ये भी सच है कि जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली कभी भी अपनी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती। जो बिल्ली की टांग टूटी हुई थी वो तो किसी काम की नहीं थी, बिल्ली केवल बाकी की 3 टांगों पर ही भाग रही थी। अब बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का क्या दोष है? जो टांगे सही थी उनका दोष है। किशन की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी भर करके अपना सिर हिलाया। फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने किशन को सोने की 400 मुद्राएं भेंट में दे दी। किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर के अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम रवि था, वो भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वो चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज़ें आ रही थी। घर बहुत बड़ा था, उसके पास एक पहरेदार भी खड़ा था। किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति भला रो क्यों रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय, क्या बात है, बताओ, इस घर से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? तो किसान के बेटे की बात को सुनकर के पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए और स्वयं ही पूछ लीजिए। किसान का बेटा जब अंदर आया तो वो कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं, मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सन की होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कह करके वो फिर से रोने लगा। वो राजा का मंत्री था। इतनी बात सुनकर के किसान का बड़ा बेटा कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारे हाथी का वजन पता करने में मदद करूं तो क्या तुम मुझे पुरस्कार दोगे? तो मंत्री कहता है कि मैं तुम्हें इस हाथी का वजन का पता करवाने के एवज में 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर शर्त मंजूर होने के बाद किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वो हाथी के पास पहुंचा तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफ़ी नौकाएं हों। किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करो। नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो वो नाव जो थी पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा, जहाँ पर रुकी है नाव वहाँ पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। किसान के लड़के की बात सुन करके नाव जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर निशान लगा दिया गया और हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया गया। पुनः किसान का लड़का कहने लगा कि अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी स्थान तक ना पहुँच जाए। किसान के लड़के की बात को सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब नाव उस निशान पर पहुँच गई जहाँ पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद कर दो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तोल लो, जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही इस हाथी का वजन है। वह मंत्री जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बेटे को 1000 सोने की मुद्राएं भेंट करी। तभी उन मुद्राओं को लेकर के अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया
और दुकान वाले का इतना पैसा बना दिया कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वो सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वो खर्च करके अपने घर वापस जा सकते थे। जब वो किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था जिससे मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों ने खाना खाया और बचे हुए धन से हम घर वापस आ सके। अगर तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो क्या आज हम भरपेट खाना खा पाते? हम ना तो भरपेट खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है और जब वो बिखर जाए तो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार से जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी भी बंटवारा ना होने दूं। इस प्रकार से किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और अपने भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और ये वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना है, कहाँ कितना खर्च करना है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तब गिलहरी कौवे से कहती है कि तुम्हारा प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है, तो समझो, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है। ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम से जीवन जीते हैं और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नज़रों में कम कर देते हैं। और वही जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जो बड़े हैं वो राजसी ठाट बाट से रह रहे हैं और हुक्म चला रहे हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते हैं। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वो अपने पति से कहती है, जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साझे में क्यों रहें। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है हम अलग होकर रहें। कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा तो होगा और हम अपनी मर्जी से जी सकेंगे। तब गिलहरी कहती है कि कौवे, बस यहीं से भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है, दरार पड़नी शुरू हो जाती है। वहीं भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। अगर माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें और फिर एक साथ बैठकर निर्णय लें और फिर उसी के अनुसार काम करें। सभी बहुएं एक साथ मिलकर के काम करें, सभी को बराबर जीने की स्वतंत्रता मिले। अगर किसी घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह ही घर में कभी भी बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।